नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर। मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज यह कार्यक्रम लगभग 1 महीने बाद मैं प्रस्तुत कर रही हूं। कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं कार्यक्रम नहीं कर पा रही थी। अब फिर से कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलेंगे और हर मंगलवार लेकर आऊंगी मैं आपको किसी न किसी साहित्यकार की एक कहानी दो कविताएं। आज क्योंकि मार्च का मेरे लिए पहला मंगलवार है, तो जैसा कि हमने निश्चित किया हुआ है कि हम पहले मंगलवार को माह के हमारे जो प्रख्यात श्रद्धेय साहित्यकार हैं उनकी ही कहानी और कविताएं आपके लिए लेकर आया करूंगी। तो आज मैं लेकर आई हूं छायावाद की प्रमुख स्तंभ श्रद्धेय महादेवी वर्मा जी की एक कहानी कहूं उसे, संस्मरण कहूं उसे, दोनों विधाओं में यह आती है और उनकी 2 कविताएं। तो बिना देरी किए मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगी क्योंकि कहानी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत दिल को छू लेने वाली आज उनकी 2 कविताएं और एक कहानी लेकर आई हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, सुनिएगा। तो पहले मैं महादेवी वर्मा जी का छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। हालांकि मैं जानती हूँ आप सभी उन्हें बहुत अच्छी तरह से मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आपने उन्हें पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके विषय में कुछ आपको जानकारी जो भी दे सकूँ दूँ। तो ज़रा कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। ठीक जी, अब ठीक। तो चलिए चलती हूँ लेकर आपको उनकी 2 रचनाओं यानी कविताओं और एक कहानी की ओर, मगर उससे पहले एक छोटा सा परिचय। और मुझे अभी तक आपके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कौन जुड़ा है या कौन नहीं। जी हाँ, अब मुझे सुषमा श्रीवास्तव जी दिखाई दे रही हैं। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर आई हूँ उनकी, तो कहीं मत जाइएगा, ध्यान से इसे सुनिएगा। छायावाद की प्रमुख स्तंभ, सुप्रसिद्ध कवियत्री, गद्यकार और आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का छोटा सा परिचय आपके समक्ष रखती हूँ। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपके कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। जन्म और परिवार। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी देवी थीं। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन जो था उनका, उसके विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगी आपको। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही विवाह उनका हो गया था और कम उम्र में ही विवाह और पारंपरिक रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष उन्होंने शुरू किया था। शिक्षा को वे बहुत महत्व देती थी, तो बहुत कम उम्र से ही उन्होंने बाल विवाह और जो भी हमारी पुरानी रूढ़िवादिता थी उनके खिलाफ लिखना और अपने विचार प्रकट करना शुरू कर दिया था। जी, आधुनिक काल की मीरा को शत प्रणाम। बिल्कुल, वे हिंदी की प्रतिभावान कवित्रियों में से एक थी। साहित्यिक उनका जो सफ़र है वो कुछ इस प्रकार से है, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। महादेवी जी को छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, आप जानते ही हैं। उनके लेखन में वेदना, प्रेम और रहस्यवाद दिखाई देता है और जिसके कारण उन्हें आधुनिक मीरा का नाम भी दिया गया। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, काव्य संग्रह हैं उनके निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा। गद्य रचनाएं जो संस्मरण या चलचित्र रेखाचित्र जिसको आप कहते हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। सम्मान उन्हें अनेक प्राप्त हुए। प्रमुख
कुछ ये इस प्रकार से हैं। उन्हें यामा काव्य संकलन के लिए सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथ ही 1956 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निधन उनका हुआ 11 सितंबर 1987 को। इलाहाबाद प्रयागराज में उनका निधन हुआ था। महादेवी वर्मा न केवल एक कवित्री थी, बल्कि उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में भी वो काफ़ी विख्यात रहीं और उन्होंने महिला शिक्षा और साहित्य के विकास पर सक्रिय भूमिका निभाई। जी बिल्कुल, मैं आज यही सुनाने वाली हूँ, एक कविता मैं नीर भरी दुख की बदली। उन्होंने बाल साहित्य में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो ये था उनका छोटा सा परिचय जो मैंने आपको दिया। और अब मैं चलती हूँ उनकी पहली कविता की ओर, जो बहुत प्रसिद्ध है, मैं नीर भरी दुख की बदली। सुनिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। एक सेकंड, फिर से करूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह है कविता का शीर्षक। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यह बहुत ही उनकी सुप्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने बदली के बादल के जो बदली है पानी भरी, उसके जीवन को परिभाषित किया है इस कविता में। मोहिनी पांडे जी मुझे दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हो गई है। मैं प्रणाम करती हूँ। आपके आने से इस कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं और मेरे कभी कहानी सुनाने का उत्साह मेरा बढ़ जाता है। तो बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जो जुड़े हैं, और कहीं भी मत जाइएगा। बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर आई हूँ। वो आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, पर आज मेरी जुबानी सुनिएगा। तो ये जो है जो कहानी, इसका नाम है बिंदा। आप इसे कहानी भी कह सकते हैं। हाँ जी, मैं पूरे 1 महीने बाद मैंने आज से कार्यक्रम शुरू किए हैं। पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण 1 महीने के लिए कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। तो आज मैं लेकर आई हूँ महादेवी वर्मा जी की एक कहानी और 2 कविताएं। और कहानी कहें या आप उसे संस्मरण भी कह सकते हैं, बिंदा। और ये उनकी पुस्तक अतीत के चलचित्र से ली गई है। देखिएगा, बहुत ही सुंदर और मार्मिक कहानी है जी। सभी सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन से पूछा। सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई होगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी की ओर अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित।
उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगतः न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अध सुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की भूल के नीचे दबे बिंदा या विंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान भी नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, तब मैं निश्चय ही एक बार उन्हें अवश्य देखने जाऊंगी। जी, न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को की इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली मां की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंद पड़े रहने वाली बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार सी हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी ना चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का एक घोंसला था। उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे कभी छिपी न थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने और सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और बिंदा के भी तो मां थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची कहा करते थे और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन जैसी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनीदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, एक सेकंड, थोड़ा सा
तो उनका व्यवहार बहुत विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, तब गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। तब पड़ोस के घर से पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझने पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊं? बैल कैसे? दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान लेता था। कभी कभी मैं जब ऊपर छत पर आकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती में लपेटी हुई बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी भरना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता, क्योंकि मेरे लिए तो ये कार्य करने असंभव थे। पंडिताइन जी का जो कौतुक की उपेक्षा होती थी, विस्मित जो कर देती थी, वो था पंडिताइन का कठोर स्वर जो गूंजने लगता था, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था। तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी। जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था, वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं ना समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन ऊधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने मर जाने की आज्ञा नहीं दी और न आंखें निकाल कर भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं। उनके संक्षिप्त हाँ से ना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना ही मेरी कोई उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ ही बड़ी रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले पतले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, बल्कि उसे भय में भी बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा, वह मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी अम्मा तारों में होती है और एक घर में? क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है।
मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे नई नहीं रहेंगी और न डांटेंगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा की खुली पालकी में लेटकर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को उसके पद से हटाना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन बहुत व्याकुल हो उठा था। अतः उसी रात मैंने मां से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। मां बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल ही ना पाई कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। मां का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर पकड़ मुट्ठी में बांध कर दबाकर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े हुए देखा। चौके के खंबे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूस से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन को पंखा झलते हुए देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला, मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को ही मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की केंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखरा कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही जैसे मानो सिर और बाल दोनों ही नई अम्मा के हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया गया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो रही। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो गया। उसे मैं अपने घर में खींच कर ले गई अवश्य, पर न ऊपर के खंड में मां के पास जा सकी, न छिपाने का कोई स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांघकर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय की हमारी सारी दिशाएं रूंध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसे जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरे हाथ को दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर कोई रेशमी बिछोना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखों को मलते हुए कहा, क्या सवेरा हो गया? मां ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है।
पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था, ना अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते हुए नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया, पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहां हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई हैं, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूसकर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थीं और मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर में छिपा उसका शरीर बिछोने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर, दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछोने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का कोई अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया, नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। उसके बाद फिर बिंदा से मिलन संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद करके आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर की ओर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी। और इस प्रकार की भीड़ तो विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी कि इतनी भीड़ तो किसी विवाह के आयोजन के समय ही होती है। तो क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा ले रहे थे। पंडित जी का विवाह तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक दूसरी पंडिताइन चाची जी मरकर तारा नहीं बन जाती तब तक तो हो नहीं सकता, और बैठ ना सकने वाले मोहन का विवाह तो संभव नहीं होगा। यही सोच सोचकर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया नहीं। इस अपमान से आहत मेरा मन सब गुणियों को साक्षी मानकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में ना बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने मां से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाश वासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई, कभी हो नहीं सकेगी, और हो सकेगी या नहीं इसे कौन बता सकता है। तो यह थी महादेवी वर्मा की लिखी हुई कहानी कहिए, संस्मरण कहिए, पर बहुत ही मार्मिक सच्चाई को उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से इसमें पिरोया है। और मैं देख रही हूँ बहुत श्रेष्ठ जन की उपस्थिति हुई। भूधर शर्मा सर जुड़े हुए थे, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। पंकज कुमार खरेलेश जी जुड़े हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। राजीव गौतम जी की उपस्थिति है, उनको प्रणाम करती हूँ। सुषमा श्रीवास्तव जी शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे संगीता चौबे पंखुड़ी जी भी दिखाई दे रही हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। कृपया
मंगलवार को शाम 7 बजे ज़रूर जुड़ा कीजिए। मैं लेकर आती हूँ साहित्यकारों की एक कहानी, 2 कविताएं। और पहले मंगलवार को मैं जो हमारे दिग्गज साहित्यकार रहे हैं उनकी कहानी और 2 कविताएं लेकर आती हूँ। तो आज क्योंकि 1 महीने बाद ये कार्यक्रम किया है, तो पहला मंगलवार था, इसलिए मैंने चुना महादेवी वर्मा जी की कहानी बिंदा और उनकी 2 कविताओं को। जी बहुत धन्यवाद संगीता जी। सीमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, वो बहुत धन्यवाद आपका। पंकज जी भी लिख रहे हैं अति उत्तम, बहुत धन्यवाद। और पुष्पा सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, हाँ बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, बहुत धन्यवाद। आपकी टिप्पणियाँ दिखाई दे रही थी मुझे, बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रोग्राम को बहुत दिल से प्रस्तुत करती हूँ, बहुत दिल के करीब है। और पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण मैं 1 महीने से मैंने ऑफ लिया हुआ था, कोई कार्यक्रम नहीं कर रही थी। आज से शुरू हुआ है, तो हर मंगलवार को मैं लेकर आऊंगी एक कहानी, 2 कविताएं। चलिए अब मैं बढ़ती हूँ उनकी दूसरी कविता की ओर, क्योंकि एक कविता मैं उनकी सुना चुकी हूँ और अब मैं उनके एक गीत की ओर आपको ले चलती हूँ। सब आंखों के आंसू उजले, ये कविता का शीर्षक है गीत का। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। ये बात बिल्कुल सही है, सपने हमेशा हम सत्य के देखते हैं। कभी सपने में हम झूठ नहीं देखते। हम चाहते हैं जो सत्य, जो हमारे लिए अच्छा है वही हो। तो बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है, देखिएगा। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला, कब फूल जला। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। चिरपरिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह सुरधारा को चूम रहा। वह अंगारों का मधुरस पी, केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचक हीरक पिघला। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। नीलम मरकत के संपुट 2, जिनमें बनता जीवन मोती। इसमें ढलते सब रंग रूप, इसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। संस्कृति के प्रति पग में मेरी, सांसों का नव अंकन चुम लो। संस्कृति के प्रति पग में मेरी, सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित, अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में, जलते खिलते बढ़ते जग में, घुलमिल एकाकी प्राण चला। घुलमिल एकाकी प्राण चला। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। सपने सपने में सत्य ढला, सपने सपने में सत्य ढला। तो यह था गीत महादेवी वर्मा का, जिसका शीर्षक है सब आंखों के आंसू उजले। तो हर मंगलवार को मैं ये कार्यक्रम लेकर आती हूँ, जिसका नाम है एक कहानियाँ 2 कविताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी एक कहानी और 2 कविताएं पढ़ूं, इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करूं, तो मुझ तक अपनी कहानी और कविताएं पहुंचाइए और मैं ज़रूर उसको पढ़कर आप तक, आपके समक्ष लाऊंगी। और यह कार्यक्रम हर मंगलवार को शाम 7 बजे प्रस्तुत किया जाता है। मैं देख रही हूँ हमारी आदरणीय परम आदरणीय अनंता पाटनी जी जुड़ी हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो भी उपस्थित हैं और जिनके नाम मैं नहीं ले पाई हूँ या देख पाई हूँ, मैं उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। यह कार्यक्रम आपके लिए है,
क्योंकि कहानी अगर सुनानी है तो सुनने वाले तो होने चाहिए। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को आप सभी को। होली, जो मैं कहती हूँ होली अभी चल रही है, राजस्थान में तो बहुत बाद तक चलती है होली की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं, और समय है शाम 7 बजे। मेरे प्रोफाइल पेज पर आपका स्वागत और आपकी प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। सौम्या दुआ जी की उपस्थिति हुई है, आपको भी मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।